सभी लोगों का डीसी टीचर्स एकेडमी के फेसबुक पेज पर लाइव के माध्यम से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ 3 बजे इस पेज के माध्यम से बाल विकास के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूं। महेश जी, गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक बार इसको शेयर कर दीजिए। जिससे कि और लोग भी जुड़ सकें। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ सकें और भी लोग आ जाएं। जो जिस ग्रुप में भी आप ऐड हो उसमें शेयर कर दीजिए। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आया हूं कि अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो तो जो बाल विकास होती है, बाल विकास के लगभग 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप एक आदर्श शिक्षक की तरह सोचें तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर ले जाओगे। और बाकी जो आपके 12 to 13 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो इस लाइव का यह उद्देश्य है कि मैं इस लाइव के माध्यम से आपको ये सिखा सकूं कि आप अपने ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, ऑप्शन को कैसे छांटना है, इन सब तरीकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुमारी सरिता जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो मैंने कल आपको लाइव के माध्यम से बताया था, कल का जो वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक की जो भूमिका होती है एक फैसिलिटेटर के रूप में होती है, एक सुगमकर्ता के रूप में होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। इसको आप रट लो, जो शिक्षक होता है वो एक सुगमकर्ता के रूप में होता है। ठीक है, सभी लोग क्या करें, इसको एक बार फॉलो कर लें, इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें। सभी लोग एक बार लाइक कर दें, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग एक बार लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो यहां पर बात की जा रही है प्रतिभाशाली बच्चों की, और ये निगेटिव क्वेश्चन है, आपको बताया। देखो निगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं है की बात कर रहा है, तो नहीं है में आप ऑप्शन पढ़िए। उच्च आत्म क्षमता, ये तो होती है। दूसरा देखिए, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। देखो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं ही प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इन ऑप्शन में तो आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी तो आप देख सकते हो, अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान करना, ये तो विशेषता होती ही है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये भी विशेषता होती है प्रतिभाशाली बच्चों की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। रानी रॉय, सरिता जी, सैरिज खान जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। कुमारी सरिता जी, दीपक तिवारी जी, गुड आफ्टरनून। हंसा जी, किरण ललित जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो यहां पर बात की जा रही है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो देखो, अब मैंने आपको कल बताया था कि जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं को बताया। पहली अवस्था कौन सी होती है सर? पहली अवस्था होती है प्राक रूढ़िगत अवस्था। कौन सी होती है? प्राक रूढ़िगत अवस्था। दूसरी होती है रूढ़िगत अवस्था, और तीसरी होती है आपकी उत्तर रूढ़िगत अवस्था। अब देखो यहां पर बात की जा रही है पूर्व परंपरागत स्तर, मतलब प्राक रूढ़िगत अवस्था की बात की जा रही है। तो कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर, या हम कह सकते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर को सर 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भागों में बांटा है? दंड व आज्ञा पालन उन्मुक्ता। दूसरा भाग है इसका साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता।
तो देखो इसमें क्या होता है, पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चा कोई भी कार्य करता है तो किसके आधार पर करता है, दंड व आज्ञा पालन के आधार पर करता है। जैसे मान लीजिए उसको कोई भी, अगर मान लो उसको ये पता होता है अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो ठीक है, तो यहां पर आप देखो पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्त होगा, तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं इच्छाएं की तरफ, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या अंतर्निहित संभावित दंड। तो देखो पूर्व परंपरागत अवस्था की विशेषता मैंने क्या बताई थी, ये जो है दंड व आज्ञा की व्यवस्था होती है। तो तीसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी लोगों को क्लियर है, ये बताओ सभी लोग क्लियर हैं? देखिए बी नहीं होगा, इसका बी आंसर नहीं होगा, थर्ड का डी आंसर होगा। बिल्कुल हंसा जी सही आंसर दे रहे हैं, थर्ड का डी आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा मैंने बता ही दिया है कि पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है उसको कोलबर्ग ने दो भागों में बांटा है, दंड व आज्ञा पालन की अवस्था या फिर हम कह सकते हैं साधनात्मक सापेक्षता की अवस्था। ठीक है, बिल्कुल डी करेक्ट है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता हम इन्हें कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करना चाहिए। दूसरा है कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए, या फिर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। अब मैं इसको देखो कैसे आप एलिमिनेट करोगे। बात की जा रही है अधिगमकर्ता की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में। अब यहां पर देखो निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, देखो निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को नियम बता देते हैं। ठीक है, पहले बच्चों को नियम बता देते हैं, नियम के आधार पर बच्चे अपनी समस्याओं को हल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गणित में कोई भी सवाल हल करना है तो पहले फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद में उस सवाल को वो हल करेंगे। ये होती है सर निगमनात्मक पद्धति। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे पर निगमनात्मक पद्धति लागू हो जाए। प्रत्येक बच्चा जो होगा निगमनात्मक पद्धति को फॉलो नहीं कर पाएगा। हर एक बच्चे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग होता है, प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग होती है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता अलग होती है। तो वैयक्तिक भिन्नताओं को अगर देखें तो सभी बच्चों पर सर निगमनात्मक पद्धति को हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आगे देखिए सर एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि सर आप स्टेप लिखवा दिया आपने बच्चों को कि पहले स्टेप में आपको ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है, तीसरे में ये करना है। आपने बच्चों को स्टेप बता दिए, स्टेप रटा दिए। तो रटाना भी एक तरीके से ये गलत है बच्चों को, सभी बच्चों को एक साथ ये नहीं कर सकते, तो बी भी यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एल्गोरिदम का मतलब होता है एक तरीका बच्चों को बता देना। अब सभी बच्चे उसी तरीके को फॉलो करें ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। याद करने का तरीका देखो सर, याद करने वाले ऑप्शन तो आप हटा ही दो इसमें से। एक ऑप्शन आपका बचा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो विविध प्रकार का मतलब क्या हुआ सर, क्योंकि बच्चे भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां चाहते हैं। बच्चे की जो क्षमता होती है, बच्चे की जो रुचियां होती हैं वो अलग अलग होती है। तो प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता होती है उसके अनुसार अगर आप उनको परिस्थितियां उपलब्ध करा रहे हो तो यही सबसे बेटर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डी बिल्कुल। अंशिका तिवारी जी डी, सरोज प्रधान जी डी, सरोज बिल्कुल, नैन्सी जी डी। समझ में आ गया ना? अब तो देखो बिल्कुल, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता की बात की जा रही है, तो वैयक्तिक भिन्नता का मतलब यह है कि प्रत्येक बच्चे की हम अधिगम परिस्थितियों के अनुसार उसको हम सिखाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो देखो हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। पहले, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये तो सर है, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, हाँ सर, विकास जो होता है वो परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सर ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा था कि सभी विकास और अधिगम जो है एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यही ऑप्शन सर क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विकास जो होता है प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार से होता है, तभी तो आई ना वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता क्यों आई है, क्यों कारण है इसका? यही कारण है कि सभी बच्चों में जो विकास होता है वो अलग अलग गति से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर गलत है, और हमसे गलत ही पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक है, और डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो देखो, आकलन के तरीके की बात की जा रही है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। देखते हैं आगे और पढ़ते हैं हम। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार किया जाना चाहिए, और जैसे एक बार शुरू में और एक बार अंत में, ये तो सर कहीं नहीं होता है, क्योंकि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम अगर देखो, आकलन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सर संरचनात्मक मूल्यांकन, और एक होता है सर निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो आकलन जो होता है हमें साथ साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शैक्षणिक सत्र में केवल 2 बार करना चाहिए, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखिए, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही बचा कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए सभी लोग, हाँ रानी रे ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। अमनदीप वर्मा जी नहीं, डी सही नहीं होगा। देव कुमार चंदन जी ए सही है बिल्कुल। हंसा जी ए सही है, सही बिल्कुल। देखिए ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके देखिए ना, आप सीखिए कि किस तरीके से हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। एकदम से आपको आंसर नहीं लगाना, सारे चीजें पढ़ करके आराम से। शालू जी ए ऑप्शन राइट है। सरिता शर्मा जी ए ऑप्शन राइट है। मनदीप जी ए सही बिल्कुल। किरण ललित ठाकुर जी ए सही है। सरोज जी ए सही है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, देखिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? बात की जा रही है सर सृजनात्मकता की। ठीक है, अब देखो सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी भी नई चीज के बारे में सोचना, नए तरीकों के बारे में सोचना, जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आ पाया है, उस चीज के बारे में सोचना। अब देखो, अब इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो मैं आपको बता दूं सर, जो है सृजनात्मकता जो संबंधित होती है सर, वो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। अब बात आती है कि अपसारी चिंतन होता क्या है? अपसारी चिंतन सर वो चिंतन होता है जिसमें हम किसी भी समस्या के बहुत सारे हल खोज लेते हैं। एक समस्या के कई सारे हल खोज लेना, वो आपका कहलाता है सर अपसारी चिंतन। और आपको पता होगा कि सृजनात्मकता भी यही होती है कि किसी भी समस्या के बहुत सारे हल खोज लेना। जैसे मान लीजिए सर, आपको पता होगा कि पहले की जो गाड़ियां आया करती थी, पहले जो कार हुआ करती थी, कार जो है वहां पर उनके जो माइलेज हुआ करता था, वो मान लीजिए वो 1 लीटर पेट्रोल में मात्र 5 किलोमीटर चला करती थी। पहले वाली बात है। या फिर पहले जो है कुछ गाड़ियां ऐसी भी थी जो 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर चला करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सुधार होता गया, तो हमने सुधार किया, तो अब देखो 1 लीटर पेट्रोल में बहुत सी गाड़ियां होती हैं, वो 10 से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर भी चली जाती हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, इसका मतलब यह है कि हमने क्या सोचा, हमने नए तरीके सोचे। ठीक है, तो नए तरीकों को सोचना, एक समस्या के कई सारे हल खोजना क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। बाकी अभिसारी चिंतन क्या होता है सर? अभिसारी चिंतन ये होता है कि किसी भी समस्या का केवल एक ही हल खोजना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर भारत की राजधानी क्या है, तो आपका एक ही आंसर आएगा सर नई दिल्ली है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अभिसारी चिंतन हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सर कि ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका योग जो हो आपका 32 हो, तो आप कहोगे सर 12 प्लस 20 भी हो सकता है। आप कहोगे सर 30 प्लस 2 भी हो सकता है। आप कहोगे सर 16 प्लस 16 भी हो सकता है। आप कहोगे सर 10 प्लस 22 भी हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारे हल हो गए इसके। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, सृजनात्मकता जो होती है अपसारी चिंतन संबंधित होती है, और अपसारी चिंतन को हम आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का मतलब क्या होता है? अपसारी चिंतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? अच्छा, कल अगर किसी ने क्लास देखी होगी, ये कल किसी ने अगर मेरे लाइव देखा होगा तो वो इस आंसर को आराम से बता देगा। क्योंकि देखो, मैं कई बार आपको बताते हुए आया हूं कि जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की ने क्या बताया था? वाइगोत्स्की ने यह कहा है कि बच्चे 2 प्रकार से सीखते हैं। एक तो उनकी होती है निजी भाषा,
निजी भाषा मतलब जब वो बच्चे खुद से बात करते हैं, मतलब खुद बच्चे को आपने देखा होगा वो खुद से बात करने लगते हैं, खुद में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बलबलाते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी सर सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया से। तो दो तरीके से सीखते हैं, एक तो निजी भाषा से सीखते हैं, दूसरा सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया से। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है सर समाज के लोगों से बात करके, समाज के लोगों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, समझ रहे हो। अब आ जाओ ऑप्शन पे, तो ऑप्शन आप देखोगे सर डी आपका यहाँ पे सही होगा। क्यों होगा सही सर? क्योंकि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया यहाँ पर चीज आ गई है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। देखो सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सारिस खान जी, सुधांशु कुमार जी, प्रेमलता जी, रानी जी, हंसा जी, सरिता जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। अब आप ध्यान रखोगे, हमेशा ध्यान रखोगे कि वाइगोत्स्की जहां पर आ गए तो वहां पे दो चीजें जरूर आएंगी, एक तो सामाजिक अंतःक्रिया आएगी, दूसरी चीज एक निजी भाषा आएगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लो, ये चीज दिमाग में बिठा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिल्कुल प्रतिभा जी, सरोज जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, सुधांशु जी, सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे के बारे में बात कही जा रही है। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अभी रीते बर्तन के समान होते हैं। रीते बर्तन का मतलब हुआ खाली बर्तन के समान होते हैं। अब देखो सर, जो पहले पहेली हुआ करती थी ना कि बच्चा जो का दिमाग जो है, बच्चे जो है खाली स्लेट के समान होते हैं, तो सर वो पहेली अब खत्म हो गई है। अब वो पहेली खत्म कर दी है। किसने खत्म कर दी है सर? प्रगतिशील शिक्षा जब से आई है, प्रगतिशील शिक्षा आई है, तो प्रगतिशील शिक्षा ये कहती है कि बच्चे जो है खाली स्लेट के समान नहीं होते, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो वो अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। तो ये ऑप्शन तो सर हो नहीं सकता, क्योंकि रीते बर्तन के समान की बात कर दी यहाँ पर। अब आगे बढ़ जाओ। निष्क्रिय जीव होते हैं सर, निष्क्रिय जीव वाली बात होगी सर, निगेटिव हो गया ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखिए जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। सर आप इसमें देख लो और इस ऑप्शन को देख लो। सर ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे बेस्ट दिख रहा है। क्या सबसे नंबर बेस्ट दिख रहा है? और दूसरी बात ये भी है कि चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, नहीं, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति तो होते नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। पुष्पलता जी, सुधांशु जी, मीनू जी, रवि जी, अंशिका जी, सरोज जी, दिव्यापाल जी, प्रेम जी, ठाकुर सपना जी, सालू जी, राजपूत जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो बस आप ये देखो कि मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं और आपको कैसे एलिमिनेट करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। बस ये चीज आपको देखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती है। सर ये बात तो बिल्कुल सही है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। सर सत्य की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। सर महत्वहीन तो होती ही नहीं है त्रुटियां। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि त्रुटियों से हमें फीडबैक मिलता है कि बच्चों के लिए हम अब कौन सी विधि अपनाएं, हम कौन सा तरीका अब अपनाएं। तो त्रुटियां जो होती हैं शिक्षक के लिए महत्वहीन तो हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, सर ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सरिता जी, हंसा जी, रानी जी, अमनदीप जी, ठाकुर सपना जी, कुमारी सरिता जी, बिल्कुल। 9 एक बार और दिखाइए। 9 देव कुमार चंदन जी, 9 दिखाइए। देखिए 9 ये रहा। 9 में देखो मैंने आपको क्या बताया था, 9 में क्या था? 9 में ये था कि देखो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो ही जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखो 9 में दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। जैसे देखिए चिंतन वयस्क, ये वाला देखो, रीते बर्तन के समान होते हैं, बच्चे रीते बर्तन के समान तो नहीं होते, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा आपका। और निष्क्रिय जीव होते हैं, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। अब आपके दो ऑप्शन बचेंगे, ऑप्शन नंबर ए बचेगा, ऑप्शन नंबर डी बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं बच्चे। ये बताओ, बच्चे चिंतन वयस्कों की भांति कर सकते हैं? सर बच्चे चिंतन वयस्कों की भांति नहीं कर सकते, तो सर ये ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही बचेगा केवल। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए ही अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू रानी रे जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन को सही से पढ़िए। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के लिए सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अध्यापक को क्या करना चाहिए जिससे कि कक्षा के सभी बच्चे अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। तो यहां पर देखो, पहला ऑप्शन है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। सर तिरस्कार आ गया, यहां पर क्या आ गया सर? तिरस्कार आ गया। तिरस्कार हो गया सर निगेटिव वर्ड। क्या हो गया सर? निगेटिव वर्ड हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़िए। उन शिक्षार्थियों को पता लगाइए जो अंग्रेजी अच्छे बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो। सर केवल अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे या केवल संपन्न घरों से आने वाले बच्चे, तो सर ये तो भेदभाव वाली बात हो गई। भेदभाव क्या होता है सर? निगेटिव वर्ड होता है, तो सर बी तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। सर प्रोत्साहित होता है एक पॉजिटिव वर्ड। क्या होता है सर? पॉजिटिव वर्ड होता है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए, कड़े नियम बनाना, कड़े नियम बनाना तो सर निगेटिव होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ गए? अब बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना आसान निकला, है ना? कितना बड़ा ऑप्शन था, कितना आसान निकला। अब बताओ कुछ है इसमें सवाल में? बस हम लोग क्या देखते हैं ना, बच्चे जो मुझसे पूछते हैं, कहते हैं सर बाल विकास बहुत कठिन आता है सीटेट का। तो बाल विकास को अगर आप ढंग से पढ़ोगे, ढंग से आपने दिमाग लगा लिया, एक आदर्श शिक्षक की तरह आपने सोचा, तो मैं ये मान के चलता हूं कि बाल विकास में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंशिका जी, हाँ मैं यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूब पर मेरा चैनल है डीसी टीचर्स अकेडमी। डीसी टीचर्स अकेडमी के नाम से चैनल है, आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर दो। मेरे उस पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं एक बार। 1000 के बाद फिर मैं क्या होगा ना, मुझे एक लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा, यूट्यूब पर लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं यूट्यूब पर लाइव आपको बोर्ड पर आके पढ़ा दिया करूंगा, बोर्ड पर आकर के, व्हाइट बोर्ड पर आकर के मैं आपको लाइव पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे जल्दी से जल्दी वो ऑप्शन मिल सके और मैं बोर्ड पर लाइव आकर आपको पढ़ा सकूं। और आपकी जो कक्षाएं हैं, अन्य कक्षाएं भी हैं, जैसे मान लीजिए आपकी आप जो सीटेट पेपर सेकंड दोगे तो जीएस की क्लासेस हैं कुछ, और कुछ आपकी मैथमेटिक्स क्लासेस हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस एक बार मेरा यूट्यूब पर लाइव का ऑप्शन आ जाए, तो आप लोगों को बस सपोर्ट करना है मुझे। मेरा चैनल है डीसी टीचर्स अकेडमी के नाम से, वहां जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किसमें विभिन्नता के कारण है? तो आप देखो, एक बच्चा है जो शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, और एक बच्चा दूसरा है कि वो अपने समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो सिंपल सी बात है कि उसकी अधिगम शैली जो है, अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। क्योंकि अधिगम किस तरीके से होता है, एक बच्चा जो होता है वो अधिगम जो है शांत वातावरण में, मतलब उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और एक बच्चा जो होता है वो अपने समूह में करना चाहता है। समूह मतलब एक दूसरे से डिस्कस करके करना चाहता है। तो यहाँ पे सर अधिगम शैली तो हुई, यहाँ पर अधिगम शैली ही तो हुई, तो यहाँ पर अभिक्षमता का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा परावर्तकता स्तर का कोई मतलब नहीं हुआ, और मूल्य का भी कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अधिगम शैली में विभिन्नता है उन दोनों की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। किरण जी, संदीप जी, हेमलता जी, सुधांशु जी, प्रियंका जी, मोना जी, रानी जी, राजपूत चिंकी जी, अमनदीप जी, शालू जी, बिल्कुल थैंक यू। देव कुमार, चंदन जी, अंजना जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन, आप देखते हैं ये क्वेश्चन कितना बड़ा होगा। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, मतलब भारत में बहुभाषिकता है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको बहुभाषिक वाला प्रश्न आ जाए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, बहुभाषिक कक्षाओं को हमें सपोर्ट करना है। क्या करना है सर? सपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ ऑप्शन पे। ऑप्शन देखो, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो सर ये तो भेदभाव वाली बात हो गई, और जहां पर भेदभाव वाली बात हो वहां पर आप उसको एलिमिनेट कर दिया करो। आगे बढ़ जाओ।
शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। सभी भाषाओं को सम्मान करने का मतलब हुआ कि वो बहुभाषिक कक्षाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। बिल्कुल सही ऑप्शन। आगे फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन अभी और बचे हैं और देखते हैं। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। सर उपेक्षा हो गया निगेटिव, हटा दो। इसके बाद देखो, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। दंडित वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सभी लोग देखिए, दिव्या पाल जी, शालू जी, सरोज जी, बिल्कुल देव कुमार, चंदन जी, मनीष जी, हेमलता जी, रजनी जी, प्रियंका जी, करतार ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप कभी इस चीज को नहीं भूलोगे। प्रकृति पोषण विवाद एक्चुअल में है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा आनुवांशिकता, आपने सुना होगा सर आनुवांशिकता, और सुना होगा सर वातावरण के बारे में। इन 2 चीजों के बारे में आपने सुना होगा सर, आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में। मैंने आपको एक चीज बताई भी है कि अगर आप ऑप्शन में आपको आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया कहीं भी मिल जाए विकास के बारे में, तो वो ऑप्शन आपका सही होता है। क्योंकि विकास में जो है, किसी बच्चे के विकास में आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है सर प्रकृति पोषण विवाद की। प्रकृति को क्या है? देखो प्रकृति का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रकृति का मतलब यह है जो हमने ना बनाया हो, प्रकृति ने हमें ऑलरेडी दिया है, पहले से ही वो इस संसार में प्रेजेंट है, हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है वो। और आनुवांशिकता भी क्या होती है सर? आनुवांशिकता भी क्या होती है? हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, ये हम बनाते नहीं है। तो प्रकृति का मतलब क्या हो गया सर? प्रकृति का मतलब हो गया सर आनुवांशिकता। सीधा सीधा मतलब आप जोड़ लीजिए, प्रकृति का मतलब होता है सर आनुवांशिकता। अब यहां पर देखिए सर, वातावरण की हम बात करें, वातावरण का मतलब क्या होता है सर? हम अर्जित करें वातावरण से, समाज के लोगों से कुछ सीखे, समाज के लोगों से कुछ नया अर्जित करें, वो होता है सर वातावरण। तो यहां पे पोषण जो शब्द है, पोषण का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज को खिलाएं पिलाएं, किसी भी चीज को पोषण दें, मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज से कुछ लें। तो यहां पर पोषण का संबंध हो गया सर किससे? वातावरण से। अब आप देखो इसमें ये पूछ रहा है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो सिंपल सी बात है, वंशानुक्रम सूचनाएं। क्या हो गया इसका आंसर? वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सभी लोग डी आंसर कैसे दे रहे हो? डी आंसर कैसे दे रहे हो? अगर ये पूछता कि प्रकृति पोषण विवाद में पोषण से क्या अभिप्राय है, तो होता सर हमारे आसपास का वातावरण आंसर, तो इसका आंसर डी होता। ये पूछ रहा है कि प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो सर प्रकृति का मतलब होता है आनुवांशिकता, वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती हैं, ठीक है, वो होता है प्रकृति। पोषण क्या होता है? वातावरण होता है। बस इस चीज को आप नोट कर लो कहीं पर या कैसे भी याद कर लो, इसको भूलना मत कभी भी। ठीक है, 30 क्वेश्चन है रवि जी, 30 क्वेश्चन है। संदीप जी ए, बिल्कुल। हेमलता जी ए। हेमलता जी एसएसटी की क्लास टाइमिंग क्या है? एसएसटी की क्लास टाइमिंग मैं इसके जस्ट बाद क्लास लूंगा एसएसटी की आज, क्योंकि मेरा वैसे मैं मैथ्स की लेता, लेकिन मैथ्स के मेरा पेन टेप सही नहीं चल रहा है, तो मैथ्स की क्लास ले नहीं पा रहा हूं। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं यूट्यूब में आकर के मैं आपको बोर्ड पर लाइव पढ़ा सकूं। ठीक है, बोर्ड पर फिर सब कुछ मैं आपको सही से पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी नहीं होगा, इसका ए आंसर करेक्ट है, सभी लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। बात किसकी की जा रही है सर? जनसंचार माध्यम की बात की जा रही है। तो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है, क्यों? उसके लिए क्या उपयुक्त कथन होगा? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के लिए किया जाता है, तो सर जहां पे मैंने बताया कि केवल की बात आ जाती है, तो सर वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो समाजीकरण केवल माता पिता परिवार के द्वारा तो किया नहीं जाता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो ऑप्शन ए तो हटा ही दो। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, तो ये ऑप्शन अभी आपका सही है, लेकिन अभी हम इसको सही नहीं करेंगे, आगे और पढ़ेंगे। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, तो अंतःक्रिया नहीं कर पाना भी तो निगेटिव है, ये हटा दो। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है, तो संचार माध्यम केवल विज्ञापन और विक्रय के लिए तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मोनू राणा जी,
देखो सभी साइंस की क्लास तभी चलेगी, देखो साइंस पढ़ने में तभी मजा आएगा जब मैं आपके सामने बोर्ड पे आऊंगा, ठीक है, बोर्ड पे आऊंगा, साइंस मैथ पढ़ने में तभी मजा आता है। अब इस पे मैं नहीं पढ़ा सकता ना, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो पढ़ाऊंगा। आप लोग जब ऑप्शन मेरा आ जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है मेरा, तो आप लोग मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए तभी मेरा ऑप्शन आएगा, तब मैं यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ाऊंगा। ठीक है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, संदीप मिश्रा जी, देव कुमार चंदन जी, आरव वर्मा जी, प्रियंका जी, ठाकुर सपना जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 14 का फिर से क्लियर करें, 14 का फिर से क्लियर करें। 14 का क्लियर मैंने किया तो था, मैंने क्या बताया था 14 का आपको, मैंने ये बताया था कि प्रकृति और पोषण ये दो चीजें हो गई, और एक होती है आनुवांशिकता और वातावरण। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि सर आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिकता में हमें चीजें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं, हमारे पूर्वजों के कुछ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, उसी को तो आनुवांशिकता कहते हैं। और प्रकृति में भी क्या होता है, प्रकृति में भी चीजें हमें क्या मिलती है, बनी बनाई मिलती हैं, हम उसका प्रोडक्शन नहीं करते, प्रकृति से चीजें हमें बनी बनाई मिलती हैं, ठीक है। तो प्रकृति का संबंध किससे हो गया सर, आनुवंशिकता से हो गया। क्यों, क्योंकि आनुवंशिकता से भी चीजें हमें बनी बनाई मिल रही हैं हमारे पूर्वजों से, और प्रकृति भी चीजें हमें बनी बनाई देती है। तो आनुवंशिकता का संबंध सीधे सीधे हो गया किससे, प्रकृति से हो गया। और पोषण का संबंध हो गया सर वातावरण से, क्योंकि वातावरण क्या करता है, हमें पोषित करता है, वातावरण से ही हमें क्या कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, वातावरण से ही हम क्या नैतिकता है क्या अनैतिकता, इन सब चीजों को सीखते हैं। तो पोषण का संबंध हो गया सर वातावरण से। अब ये पूछ रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, प्रकृति की बात कही जा रही है, तो प्रकृति क्या है सर, आनुवांशिकता है, प्रकृति आनुवांशिकता है। तो यहां पर अब ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, वंशानुक्रम दिख रहा है। तो सर आनुवांशिकता और वंशानुक्रम एक ही बात होती है, वंशानुक्रम कह लो आप या आप आनुवांशिकता कह लो, बात एक ही पड़ेगी आपको, ठीक है, बात एक ही होगी। तो यहां पर वंशानुक्रम आ गया तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जहां पर प्रकृति की बात हो वहां पर आनुवांशिकता या वंशानुक्रम आ जाए वो ऑप्शन सही होगा। जहां पर पोषण की बात हो तो वहां पर अगर वातावरण आ जाए तो वहां पर वातावरण वाला ऑप्शन सही होगा। अगर इसी सवाल में यह कहता है प्रकृति पोषण विवाद में पोषण से क्या अभिप्राय है, तो आप ऑप्शन नंबर डी लगाते, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है प्रकृति से क्या अभिप्राय है, इसीलिए आपने वंशानुक्रम वाला ऑप्शन लगाया। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 15 वाला डिस्कस मैंने कर ही दिया था आपको, 16 पर आ जाते हैं, 16 पे आते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बात है सर सही नहीं है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं और ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो देखो बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। चलिए इसको हम अभी देख लेते हैं, ये हमारा सही लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। बच्चे अनेक प्रकारों से सीखते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा देख लो, अभी आगे और बढ़ते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी हमारा सही है, और आगे बढ़ते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, सर केवल वर्ड आ गया यहाँ पर, केवल वर्ड आ गया, तो केवल कक्षा में सीखते हैं, केवल होता है नेगेटिव वर्ड, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा, और हमसे गलत ही तो पूछा है, तो गलत ही पूछा है, तो इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। कुमारी सरिता जी 16 का सी नहीं होगा, 16 का डी होगा। क्वेश्चन पहले सही से पढ़ेंगे ना तब आपको पता पड़ेगा। सरोज जी डी, आरव वर्मा जी डी, पूजा जी डी, सरिता जी डी, रजनी जी डी, मोनू जी डी, देव कुमार चंदन जी डी, बिल्कुल। प्रियंका जी इसका डी होगा, ठीक है। शिवानी शर्मा जी डी, बिल्कुल, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, करने के लिए कौन सी रणनीति को अपनाना चाहिए, उसको आपको मोटिवेट करना है। तो देखो मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सर प्रोत्साहन पुरस्कार तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे दंड की बात आ गई ना, तो वहीं पे कहानी खराब हो गई हमारी, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। आगे देखिए, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। तो सर ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमें सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। सर कठोर मानदंड निर्धारित करना तो ये उचित तरीका नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी हट जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। सर
अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। सर अंक लाना तो एक तरीके से हमारा अभिप्रेरित करने का तो कोई भी माध्यम नहीं है कि जो बच्चा अच्छा अंक ला रहा है कि उसी को अभिप्रेरित आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल। हंसा जी, पूजा जी, प्रियंका जी, मोनू राणा जी, दिव्यापाल जी, मनीषा जी, मीनू जी, देव कुमार चंदन जी, राजपूत जी, शालू जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आरव जी, सरोज जी, नरगिस जी, कुमारी सरिता जी, शिवम जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? तो मैंने आपको क्या बताया है, समाजीकरण के दो मुख्य कारक होते हैं। एक तो होता है सर मुख्य कारक, समाजीकरण का होता है एक मुख्य कारक, एक होता है गौड़ कारक। ठीक है, तो मुख्य कारक होता है सर परिवार, मुख्य कारक होता है सर परिवार, और गौड़ कारक होता है सर समाज। समाज में आ जाते हैं आपके विद्यालय, विद्यालय एवं पास पड़ोस। ठीक है, तो मुख्य कारक की बात की जा रही है, तो सर यहाँ पे मुख्य कारक क्या होगा? आपका परिवार होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहीं पे गौड़ कारक की बात की जाती तो सर आपका जो आस पड़ोस होता है, आपका विद्यालय है, समाज है, ये आपका क्या होता है? गौड़ कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण नीति है। समूह कार्य देने की बात की जा रही है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सर हावी होना, आप इसको सोचो जरा, हावी होना किसी पर क्या है? निगेटिव है, हटा दो इसको। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। सर ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही लग रहा है हमें, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम। अब बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ हो जाते हैं। समूह कार्य देना और समूह कार्य देने का संबंध जो है जल्दी करने से संबंधित तो नहीं हो सकता, कि प्रत्येक बच्चा तो जल्दी नहीं कर सकता। ठीक है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, तो ये तो ऑप्शन हटा ही दो। तो ऑप्शन नंबर सी भी हटा दो, डी भी हटा दो, और ए तो हट ही गया, बी बचा केवल, तो बी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, कुमारी सरिता जी, मीनू जी, रानी रे जी, मीनाक्षी जी, मोनू जी, हंसा जी, सरोज जी, प्रियंका जी, रवि शरद जी, हेमलता जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। देव कुमार चंदन जी, रजनी चंदेल जी, दिव्यापाल जी, सरिता जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा, बात की जा रही है सर औसत बुद्धि वाले को दिमाग में रखना, यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किस में कर रहा है? पहले ये देखो, यहां इसको निकालो, पढ़ने में, पढ़ने और समझने में बात की जा रही है। तो पढ़ने की बात की जा रही है सर, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर पढ़ने की बात हो तो पढ़ने में आप दो चीज ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, लेक्सिया जहां पर आ जाए, क्या आ जाए सर? लेक्सिया जहां पर आ जाए तो वो आपका पठन विकार होता है। तो पठन अक्षमता को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? डी यहां पर ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहीं पे बात होती लिखने की तो सर लिखने में आपके दो वर्ड आते हैं, जिस शब्द के अंत में आपको ग्राफिया मिल जाए, क्या मिल जाए? ग्राफिया मिल जाए, या फिर जिस शब्द के अंत में आपको प्रेक्सिया मिल जाए। तो सर प्रेक्सिया और ग्राफिया जिस शब्द के अंत में मिलेगा तो वो संबंधित होगा आपके लिखने संबंधित अक्षमता से। जैसे डिसग्राफिया आ जाए तो वो लिखने संबंधित बीमारी है, जैसे डिसप्रेक्सिया आ जाए तो वो लिखने संबंधित बीमारी है, या अग्राफिया आ जाए या अप्रेक्सिया आ जाए तो लिखने संबंधित बीमारी है। और जिनके अंत में कैलकुलिया लगा हुआ आ जाए तो वो सर गणितीय संबंधित बीमारी होती है। इतनी बात आप अब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल की अवधि क्या है ये बताइए। अब ये आप बताओगे कि शैशव काल की अवधि क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि शैशव काल की अवधि क्या है। 21 का बताइए। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित होता है, हाँ बिल्कुल सही है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बात किसकी की जा रही है? इस वाले क्वेश्चन में पढ़ने की बात की जा रही है ना, तो पढ़ने की मतलब होगा डिसलेक्सिया, आपका पठन अक्षमता की बात की जा रही है। अब शैशव काल की अवधि की बात की जा रही है, तो इसमें ये बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बिल्कुल 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। आगे बढ़ जाते हैं, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है।
तो 2 से 7 वर्ष की, जैसे आपको पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई है, 0, 2, 7, 7, 11, 11, 15। अब मुझे बताओ 0 से 2 को क्या कहते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था। क्या कहते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था। 2 से 7 को हम क्या कहेंगे सर, बताइए? 2 से 7 को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं सर? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 2 से 7 की बात कर रहा है, तो 2 से 7 की लगा दो आप, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 15 जो होती है वो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। 22 का बी, हंसा जी, राजपूत, चिंकी वर्मा जी, रानी जी, अमनदीप वर्मा जी, बिल्कुल। ये 22 का बी कैसे दे रहे हो आप? ये हंसा जी और राजपूत जी, बी नहीं होगा इसका। 2 से 7 वर्ष जो होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का होता है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। विकास होता है जटिल से कठिन की ओर। अब मुझे बताओ, जटिल हो गया और कठिन हो गया, बात तो एक ही है ना सर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हटा ही दो। अब देखो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है साधारण से आसान की ओर, और चौथा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सर तो ए और सी तो हटाई दो, साधारण और आसान से कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी और डी में से ही कोई होगा। तो आप मुझे बताओ कि बी और डी में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। ये चीज ध्यान रखना, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। रीना कुमारी जी रिपीट सर प्लीज। कौन सा रिपीट करना है रीना कुमारी जी, कौन सा क्वेश्चन आप बताइए? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। विकास को ध्यान रखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? देखो ये जो सवाल आया है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आया है सर वाई गोस्की ने एक आपको सिद्धांत बताया था, एक कंसेप्ट बताया है जेडपीडी का। जेडपीडी का एक कंसेप्ट बताया जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, या इसको हिंदी में हम कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी इसको कहते हैं। अब निकटस्थ विकास का क्षेत्र सर क्या होता है? सर निकटस्थ विकास के क्षेत्र में इन्होंने 2 चीजें बताई हैं कि एक तो बताया है, एक बच्चे जो होते हैं, बच्चों का होता है वास्तविक विकास का स्तर, एक होता है वास्तविक विकास का स्तर, ठीक है, और दूसरा सर होता है संभावित विकास का स्तर, ठीक है। 2 स्तर होते हैं, एक होता है वास्तविक विकास का स्तर और एक होता है संभावित विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर का मतलब क्या होता है? वास्तविक विकास का स्तर का मतलब होता है जिस स्तर पर बच्चे दूसरों की सहायता लिए बिना कोई भी कार्य कर लेते हैं, तो उस स्तर को हम बच्चों का वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं। और संभावित विकास का स्तर क्या होता है सर? संभावित विकास का स्तर वो स्तर होता है जिसमें बच्चे दूसरों की हेल्प से किसी काम को कर पाते हैं, तो वो संभावित विकास का स्तर होता है। तो हम कोशिश क्या करते हैं? हम कोशिश ये करते हैं कि सर बच्चों को वास्तविक विकास के स्तर से संभावित विकास के स्तर की ओर ले जाया जाए, हम ये कोशिश करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सर क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, गैप है इन दोनों के बीच में, इसी गैप को वाइगोत्स्की ने सर क्या कहा है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। निकटस्थ मतलब ये बहुत निकट होता है, मतलब इतना निकट होता है कि बच्चे अगर दूसरों की सहायता ले लें तो वो संभावित विकास के स्तर तक पहुंच जाते हैं। और एक चीज उन्होंने और भी बताई है, तो जो अगर आप कोई भी कार्य किसी दूसरों की सहायता से कर रहे हैं, किसी दूसरों की सहायता से कर रहे हैं, बड़ों की सहायता से कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको कहा है सर सहयोगी अधिगम। क्या कहा है सर? सहयोगी अधिगम कहा है, ठीक है। क्या कहा है सर? सहयोगी अधिगम उन्होंने कहा है, या सहयोग देना ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, इसको स्काफ होल्डिंग भी कहते हैं। स्काफ होल्डिंग क्या कहते हैं सर? स्काफ होल्डिंग भी कहते हैं। स्काफ होल्डिंग क्या है? स्काफ होल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे दूसरों की सहायता लेकर के, मतलब बड़ों की सहायता लेकर के किसी भी कार्य को करते हैं, वो स्काफ होल्डिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ए सही होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? एक ए सही होगा। यहाँ पे सहयोग देना, इसे क्या कहा जाता है? सहयोग देना कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हेमलता जी सी कैसे?
जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर को संभावित स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सहयोग देना कहते हैं। सहयोग, देखो यहाँ पर, अच्छा आप ये क्वेश्चन, अच्छा आप ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, मैं समझ गया अब मैं समझा, आप जो हो ए और सी में कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल समझ गया मैं इस चीज को। अब देखो आप सवाल को पढ़ो, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, मतलब वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को सर सहयोग देना कहा जाता है। अगर ये होता कि उस अधिगम को क्या कहा जाता है, तो उस अधिगम को हम सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि सहयोगात्मक अधिगम का जो है वर्ड यहां पर हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक क्षमता की बात मतलब की जा रही है, एक प्रदर्शन की बात की जा रही है। तो वो जो मतलब प्रकार होता है, वो जो क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं सहयोग देना। यहां पर अधिगम की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्काफ होल्डिंग का मतलब डायरेक्टली आप समझ लो, स्काफ होल्डिंग का मतलब होता है सहयोग देना। जब बच्चे दूसरों की सहायता से, बड़ों की सहायता से किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको हम स्काफ होल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे स्काफ होल्डिंग ऑप्शन ना देकर के इन्होंने सहयोग देना कर दिया है। अब देखो मैं आपको बताऊं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अच्छा ये वाला, ये जो ऑप्शन है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ना। देखो समीपस्थ विकास का क्षेत्र अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये बात की जा रही है कि बच्चे जब किसी बड़ों का सहयोग ले रहे हैं, यहां पर देखो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब बच्चे बड़ों की सहायता लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सहयोग देना। देखो यहां पर थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको बताऊं। अगर यही क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखना, ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखना, इंग्लिश में, तो इस इंग्लिश में यहां लिखा होगा स्काफ होल्डिंग। क्या लिखा होगा सर, स्काफ होल्डिंग लिखा होगा। तो स्काफ होल्डिंग आप करेक्ट कर दोगे, सीधी सीधी बात है। ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं ये लोग, पेपर में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, सहयोग देना का मतलब होता है स्काफ होल्डिंग। आप इंग्लिश का देख लेना, और स्काफ होल्डिंग ही आपका राइट होगा। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी मतलब अजीब तरीके की बना देते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन इन्होंने बहुत आसपास कर दिए हैं, लेकिन स्काफ होल्डिंग इसका राइट आंसर है। स्काफ होल्डिंग को हिंदी में कहते हैं हम सहयोग देना, बस ये आप ध्यान रख लो। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखो यहां पर बात किसकी की जा रही है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मतलब होता है अवधारणा, स्कीमा का मतलब होता है अवधारणा। ठीक है, नॉलेज को हम स्कीमा कहते हैं। अच्छा अब देखो यहां पर कुछ चीजें समझने वाली हैं, आप उनको समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिया है आत्मसातकरण, फिर दिया है समायोजन, फिर दिया है आपका एम केंद्रिता, फिर दिया है आपका अनुकूलन। तो इन सभी चीजों को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हम समझते हैं अनुकूलन को। किसको समझते हैं, अनुकूलन को समझते हैं। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है, देखो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। सिंपल सी बात है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है सर, अनुकूलन कहलाता है। पहली बात ये ध्यान रख लो। और अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वो सर दो प्रकार से होती है, वो आपकी दो प्रकार से होगी। अनुकूलन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, पहला होता है आत्मसातकरण और दूसरा होता है सर समायोजन। अनुकूलन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, आत्मसातकरण और समायोजन से। ठीक है, अब देखो आत्मसातकरण क्या होता है, जब हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है सर, आत्मसातकरण कहलाता है। जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब बच्चा पहली बार काले रंग के कुत्ते को देखता है, मान लीजिए जब बच्चा पहली बार काले रंग के कुत्ते को देखता है, पहली बार देखा है उसने, तो वो क्या समझता है, वो अपने स्कीमा मतलब अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में ये सूचना ग्रहण कर लेता है कि सभी कुत्ते काले रंग के होते हैं। ये उसके दिमाग में आ जाता है। जब वो पहली बार काले कुत्ते को देखता है तो उसके दिमाग में क्या आ जाता है कि सभी कुत्ते काले रंग के होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो सफेद रंग का कुत्ता देखता है। जब वो सफेद रंग का कुत्ता देखता है तो वो क्या करता है, अपने स्कीमा में परिवर्तन करता है, अपने स्कीमा में चेंज करता है। अपने स्कीमा में ये करता है, मतलब जो पुराने ज्ञान के साथ में नया ज्ञान भी जोड़ लेता है। क्या जोड़ लेता है
कि सर कुत्ते केवल काले रंग के ही नहीं, कुत्ते सफेद रंग के भी होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया, तो यह क्रिया कहलाएगी आपकी आत्मसात्करण। ठीक है, यह क्रिया आपकी आत्मसात्करण कहलाएगी। यह बात हो गई आत्मसात्करण की। अब हम बात करेंगे सर समायोजन की। तो समायोजन क्या होता है? समायोजन ये होता है, देखो आत्मसात्करण समायोजन में बहुत माइनर सा अंतर, समझना इस बात को। समायोजन होता है सर अपने पुराने स्कीमा में, अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना, जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। आत्मसात्करण क्या है? अपने पूर्व ज्ञान के साथ में नए ज्ञान को जोड़ लेना क्या है? आत्मसात्करण है। लेकिन समायोजन क्या है? समायोजन है सर अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना। परिवर्तन करना और जोड़ने में अंतर है, ये चीज ध्यान रखना। पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ रहे हैं तो आत्मसात्करण, और समायोजन क्या है? जब हम पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो समायोजन है। अब देखो यहां पर बात किसकी की जा रही है सर? बदलाव की। किसकी बात की जा रही है सर? बदलाव की। और बदलाव का मतलब क्या होता है सर? परिवर्तन होता है। और परिवर्तन जैसे ही आपको दिखे तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा दोगे। अब मुझे बताओ, आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर मुझे समझ में नहीं आया। आप एक बार और क्लियर करें, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब मुझे बताइए कि सर कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आप क्लियर हो सभी लोग? जल्दी बताओ, सभी लोग क्लियर हैं? यस लिख के बताएं। देखो जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर आप, मैं आगे बढ़ जाता हूं, फिर आप पूछते हो। ये चीज समझ में आ गई? आत्मसात्करण और समायोजन समझ में आ गया? देखिए सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बी बी बी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। हाँ बिल्कुल, आत्मसात्करण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ना। नया ज्ञान जुड़ रहा है तो आत्मसात्करण। अगर पहले वाले ज्ञान में आप परिवर्तन कर रहे हो तो वो आपका समायोजन। देखो मैं समायोजन का एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, चलो आपको और क्लियर हो जाएगा। समायोजन का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जब कुत्ते को देखता है तो वो देखता है कि कुत्ते की कितनी टांगे होती हैं सर? 4 टांगे होती हैं। कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, वो देख लेता है। और उसने अपने स्कीमा मतलब अपने ज्ञान में, अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि जितने भी पशु होते हैं, जितने भी पशु 4 टांग वाले पशु होते हैं वो सब कुत्ते होते हैं। उसने दिमाग में क्या बैठा लिया? जितने भी 4 पैर वाले पशु होंगे, जानवर होंगे, वो सारे क्या होंगे? कुत्ते होंगे। लेकिन जब वो बिल्ली को देखता है, जब वो बिल्ली को देखता है कि इसके 4 पैर हैं और 4 पैर होते हुए भी कुत्ते से अलग है, 4 पैर होते हुए बिल्ली कुत्ते से अलग है, तो वो क्या करता है? अपनी स्कीमा में, अपने ज्ञान में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, ज्ञान में उसने परिवर्तन कर लिया। ठीक है, पहले क्या ज्ञान था? पहले उसने दिमाग में यह बिठा लिया था कि जितने भी 4 पैर वाले पशु होंगे वो सब कुत्ते होंगे। लेकिन जब उसने बिल्ली देखी तो उसको ये लगा यार ये तो 4 पैर वाली है और कुत्ते से भी अलग है। तो उसने क्या किया? फिर परिवर्तन कर लिया। फिर उसने ये परिवर्तन किया कि सभी 4 पैर वाले पशु कुत्ते नहीं होते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 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 अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय अधिक है। मध्य बाल अवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, तो मध्य बाल अवस्था में क्या होता है? भाषा के बजाय क्या अधिक है? तो भाषा सामाजिकृत के बजाय, भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। देखो मध्य बाल अवस्था में क्या होती है? मध्य बाल अवस्था में भाषा जो होती है वो समाज से इतनी नहीं जुड़ पाती। बच्चा समाज से इतने संपर्क में नहीं आ पाता। वो बच्चा अपनी दुनिया में रहता है। मध्य बाल अवस्था की बात कर रहा हूँ। वो अपने मतलब मित्र मंडली में ज्यादा रहता है, अपने अंदर ज्यादा खोया हुआ रहता है। तो मध्य बाल अवस्था में क्या होता है? जो भाषा जो होती है वो सामाजिकृत तो होती नहीं है, क्या होती है? अहम केंद्रित होती है। अहम केंद्रित का मतलब ये होता है कि बच्चा ये सोचता है कि जो भी मैं सोच रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। बच्चा अपने विचार को सही मानता है। अहम केंद्रिता का मतलब यह है कि बच्चा ये सोचता है कि जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। अपने विचार को वो सही मानता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अहम केंद्रिता। ठीक, तो आपका यहाँ पे मध्य बाल अवस्था में भाषा सामाजिकृत तो होती नहीं है, क्या होती है? अहम केंद्रित अधिक होती है। तो 26 का ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा तो कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इसमें भी देख लो, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होते हैं, हम बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार हम उसको शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, बच्चों को एक कोने में बैठाना, ये गलत हो जाएगा। प्रतिबंधित परिवेश, तो प्रतिबंधित आपका नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। ये गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, बाल केंद्रित आपकी शिक्षा में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया हुआ मधुर संगीत बजाते हुए देखा। राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया हुआ मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो यहां पर सर ये प्रश्न आ गया है हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत मैंने कल आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि 7 प्रकार की बुद्धि होती है इनके अनुसार। हालांकि इन्होंने बाद में 2 प्रकार की बुद्धियां और जोड़ी थी। तो 7 प्रकार की बुद्धियों में सर उसमें एक बुद्धि थी संगीतात्मक बुद्धि। एक बुद्धि होती है सर संगीतात्मक बुद्धि, वैसे और भी होती है, शारीरिक बुद्धि, आपकी गणितीय बुद्धि, आपकी भाषाई बुद्धि, ठीक है, और इस तरीके से बुद्धियां होती हैं। और आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि, ये सब बुद्धियां होती हैं। तो इन्होंने, हॉवर्ड गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे बच्चे जो संगीत में अच्छे होते हैं उनमें संगीतात्मक बुद्धि अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। कुमारी, सरिता जी, शालू जी, आरव जी, अमनदीप वर्मा जी, स्वरूप जी, देव कुमार, चंदन जी, सुधांशु जी, सरोज जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इनके बारे में आपको पता ही होगा ना, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि क्या होती है। शारीरिक गतिबोधक बुद्धि किसमें होती है सर, जो आपके डांसर होते हैं, आपके प्लेयर होते हैं, इनमें क्या होती है सर, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने शरीर को, मतलब शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, शरीर के जो भी अंग हैं, उनको किस दिशा में कैसे चलाना है, उनमें निपुणता होती है। जैसे खिलाड़ी जो होते हैं, जैसे फुटबॉल प्लेयर है, तो फुटबॉल प्लेयर को पता होगा कि मैं इस डायरेक्शन में अगर बॉल को पुश करूंगा तो इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम किसी बॉल को मारते हैं तो मारेंगे इधर तो जाएगी इधर। तो ये नहीं होता है। जो निपुण होता है खेल में, वो जिस डायरेक्शन में मारोगे तो उस डायरेक्शन में बॉल जाती है। तो ये हो गई आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, जो होती है आपकी प्लेयर में, और किस में होती है, आपकी डांसर में होती है। भाषाई बुद्धि तो आपको पता ही है, जो नेता वगैरह होते हैं, नेता हो गए, शिक्षक हो गए, उनमें क्या होती है सर, भाषाई बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या होता है सर, स्थानिक बुद्धि वो होती है, चित्रकार जो होते हैं, चित्रकार हैं, पायलट हैं, उनमें क्या होती है सर, स्थानिक बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि का मतलब यह है, किसी भी चीज को एक बार देखने के बाद में आप उसको अपने माइंड में एज इट इज उतार लो, मतलब उसका मानचित्र आपके मस्तिष्क में बन जाए, बहुत जल्दी आप बना लो उस चीज को, आप बहुत जल्दी माइंड में मैपिंग कर लो। जैसे आपने देखा होगा पायलट जो होते हैं, पायलट को सब रास्ता पता होता है कि किस तरफ से हमें कहां जाना है। ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर को पता होता है कि कौन सी रोड किधर गई है। तो ये क्या हो गया, माइंड में मैप बना लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सर अगर लड़के लड़कियों में भेद वाली बात आए तो आप जो है लिंग जेंडर वाला को लगा देना। ठीक है, लिंग जो है आपकी एक रूढ़िवादी अवधारणा है। क्या है ये, रूढ़िवादी अवधारणा है। रूढ़िवादी अवधारणा का मतलब यह है, रूढ़ि का मतलब है जो पहले से चली आ रही हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट होगा। ये चीज आप लगा देना। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, इससे प्रश्न ये भी बन जाता है कि जो लिंग जेंडर जो है, ये आपकी एक सामाजिक संरचना है। क्या है सर, ये आपकी एक सामाजिक संरचना है। इतना आप समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का देव कुमार चंदन जी, मैं ये सोच रहा था कि अगर यूट्यूब पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते तो मैं डायरेक्टली लाइव आके पढ़ा देता। मैथ्स में ये प्रॉब्लम आती है कि मेरा जो ये पेन टैब है, ये कभी कभी वर्ड को सही से लिख नहीं पाता है। अब जैसे मैं यहाँ 500 लिखूंगा तो प्रॉपर सही से लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैंने कल मैं मैथ्स की क्लास लेके आया था, लेकिन बीच में दिक्कत हो गई थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आप बस ये है कि 1000 सब्सक्राइबर, मेरे लगभग 900 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप जो है 100 सब्सक्राइबर और करवा दीजिए, जो 1000 हो जाएंगे तो मुझे लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो लाइव का ऑप्शन मिलने के बाद में मैं आपको लाइव आकर वहां पे पढ़ाऊंगा बोर्ड पर। ठीक है, अगला प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न है ये। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, तो हमें को के अनुरूप बदलना है। अच्छा, समावेशी शिक्षा और एक होती है सर प्रगतिशील शिक्षा।
समावेशी शिक्षा, एक होती है प्रगतिशील शिक्षा। ये दोनों क्या कहती है सर? इनका मतलब ये होता है कि शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। तो यहां पर अब ऑप्शन देख लो, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को परिवेश के अनुसार या परिवेश को बच्चे के अनुसार, ये बताइए, या व्यवस्था को बच्चे के अनुसार, इसमें बताइए कौन सा सही होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा ये मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप ढालना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप डालना है, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप ढालना है। और यही हमारा होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ये सब है तो एक ही। व्यवस्था का मतलब आप मान सकते हो शिक्षा मान लो, आप व्यवस्था का मतलब शिक्षा मान लो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें शिक्षा को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ना कि बच्चे को शिक्षा के अनुरूप। आई होप कि अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ये थे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन थे, और ऐसे मैंने आपके कई सारे 4-5 पेपर में आपके करा चुका हूं। और इन्हीं चीजों से आप कंसेप्ट को समझिए। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपने देखा भी होगा आज इस पेपर में कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, वही कंसेप्ट था, वही चीज थी। ठीक है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। अंजना पांडे जी, प्रियंका जी, अंशिका जी, सरिता जी। बस आप लोग एक काम और कर दिया करिए, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। पहली बात, इस पेज को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है, फॉलो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि कभी भी मैं इस पे लाइव आया तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरी चीज, डीसी टीचर्स एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है सर, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, डीसी टीचर्स एकेडमी को, जिससे कि जल्दी से जल्दी मुझे लाइव का ऑप्शन मिल जाए और मैं लाइव आकर के आपको बोर्ड पर पढ़ा सकूं। ठीक है, राजपूत चिंकी वर्मा जी, थैंक यू। प्रियंका जी वेलकम, मोनू जी वेलकम, सरिता जी वेलकम। ओके ओके, देव कुमार चंदन जी थैंक यू। देखिए, आप तो आपने कर लिया है, लेकिन आप थोड़ा सा और भी लोगों को बोलिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, उनसे एक बार बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें जा करके, जिससे कि मुझे जल्दी से जल्दी लाइव का ऑप्शन मिल सके। आरव जी, दिनेश जी, सुधांशु जी वेलकम। सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। और सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का सीटेट क्वालिफाई होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ ना सभी लोग सही आंसर देते हैं, मोस्टली सभी लोग सही आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, ठीक है। बस ये है कि अगर आप मुझे थोड़ा सा यूट्यूब पे सपोर्ट कर दोगे तो ये होगा कि मुझे लाइव ऑप्शन जल्दी मिलेगा, और मैं आपको और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस वगैरह है और मैथ्स है आपकी पेपर 2 की, तो वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा सकूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 बजे लाइव होता हूँ, 3 बजे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए।